आप देख रहे हैं एक एहसास तुम्हारे इस काबिल पार्ट 8। लेकिन उससे पहले 7वें पार्ट को जरूर देखें। अब तक आपने देखा कि कन्हैया रिधि को अपने अतीत के बारे में कुछ बताना चाहता था, पर रिधि किसी का भी अतीत जानने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन वह कन्हैया की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने कहा, चलो आप बता दीजिए। तभी कन्हैया ने रिधि को अपने अतीत के बारे में वह सारी बातें बता दी जो वह आज तक उससे छुपाता आया था। लेकिन बांसुरी वाले को शायद इतनी जल्दी इनका मिलना मंजूर नहीं था। फिर कन्हैया और रिधि साथ साथ घर की ओर चल पड़े। दोनों बाइक से नीचे उतरे। कन्हैया ने दुकान वाले से 2 कप चाय देने को कहा और खुद आकर रिधि के सामने खड़ा हो गया और कहा, आपको उदयपुर बहुत पसंद है। अब रिधि शून्य में ताकते हुए बोली, हाँ, बहुत कुछ है जो इस शहर से जुड़ा है। बस सिर्फ कल का दिन और है, फिर हम चले जाएंगे। रिधि के जाने की बात सुनकर कन्हैया का दिल बैठ गया। लगा जैसे कोई अपना दूर होने वाला है। उसका चेहरा उदासी से गिर गया। लेकिन रिधि कहीं उसके मन को महसूस न कर ले, सोचकर उसने धीरे से कहा, आपकी उस नौकरी का क्या हुआ जिसके लिए आप यहाँ आई थी? तभी रिधि ने कन्हैया की आंखों में देखते हुए कहा, कन्हैया जी, आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, पर आपको हमारे बारे में जानना बहुत जरूरी है। जानने से पहले वो सब हम आपको बता देंगे। अब कन्हैया बोला, वैसे आप वापस कब जा रही है? तो रिधि ने कहा, परसों सुबह, एक छोटा सा काम है, बस उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तभी कन्हैया ने मन ही मन कहा, आखिर ऐसा क्या काम है जो रिधि हमें नहीं बता रही? हो सकता है हम उनकी कुछ मदद कर दें। अब परसों तक का इंतजार करना पड़ेगा हमें। तभी चाय वाले ने आकर कहा, भैया चाय। तो कन्हैया की तंद्रा टूटी। उसने चाय का एक कुल्हड़ रिधि की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद लेकर चाय पीने लगा। अब रात के 12 बज चुके थे, तो दोनों अब घर के लिए निकल गए। घर जाकर रिधि सीधा कमरे में चली गई। अगले सुबह रिधि जल्दी उठ गई। बस आज का दिन और उसके बाद वह जान जाएगी उसके दिल का प्रेमी कहाँ है। रिधि नहाकर आई और तैयार होने लगी। आज उसने नीले रंग का सूट पहना, उस पर नीले रंग के झुमके। वह कमरे से बाहर आई तो देखा आज मौसम बहुत खूबसूरत था। धूप बिल्कुल भी नहीं थी और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। रिधि को ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता था। बरामदे में खड़ी वही आसमान में काले बादलों को देख रही थी कि आई उसके पास आई और कहा, ये लो गर्मा गर्म पकौड़े और धनिया की चटनी खाओ, मौसम का और भी ज्यादा मजा आएगा। तो रिधि बोले, अरे वाह माँ, हम अभी भी यही सोच रहे थे कि काश इस मौसम में गरम गरम पकोड़े मिल जाए। तभी आई ने कहा, तुम ये खाओ, हम कन्हैया को उठाकर लाते हैं। रजत के घर भी तो जाना है ना। रिधि वहीं खड़ी पकोड़े और चटनी का मजा लेने लगी। सच ही कहा है किसी ने, माँ के हाथों में जादू होता है। रिधि अभी खड़े खड़े पकोड़े खा ही रही थी कि तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। रिधि ने देखा सामने तार पर कपड़े सूख रहे हैं। रिधि ने प्लेट टेबल पर रखी और कपड़े उतारने भागी। एक एक कर वह कपड़े उतारती जा रही थी। कपड़े लेकर जैसे ही पलटी, कन्हैया से टकरा गई। सारे कपड़े उछलकर नीचे गिर गए। एक दुपट्टे का कोना रिधि के कानों के झुमके में उलझ गया। उससे निकाला नहीं गया तो कन्हैया ने आगे बढ़कर कहा, हम निकाल दें। कन्हैया रिधि के झुमके से दुपट्टा निकालने लगा तो अब रिधि ने कहा, जल्दी कीजिए प्लीज। कन्हैया ने दुपट्टा निकाला और वहां से दूसरी तरफ चला गया। रिधि ने देखा फर्श पर बिखरे कपड़े फिर से गीले हो गए हैं। उसने सबको उठाया, बाल्टी में डाला और बरामदे में ले आई। अब शाम को रिधि, कन्हैया और कनिष्का तैयार होकर रजत के घर जाने के लिए निकल गए। रिधि ने गुलाबी और हरे रंग का बहुत ही प्यारा सूट पहना था। तभी कन्हैया को देखते रजत बाकी सब काम छोड़कर उन लोगों के पास आया और कहा, आई बाबा कहाँ हैं? तो कनिष्का ने कहा, रजत भैया, वो थोड़ी देर से आएंगे। तभी रजत ने रिधि को अपने चाचा चाची से मिलवाया और फिर सबने मिलकर उनकी एनिवर्सरी मनाने लगे। तब तक आई और बाबा भी आ चुके थे। अब कन्हैया तो बार बार घड़ी देख रहा था। वक्त कितना जल्दी बीत रहा है ये उसे अब एहसास हुआ। कन्हैया को बार बार घड़ी देखते पाकर रजत उसके पास आया और कहा, भैया, ये क्या बार बार घड़ी में क्यों देख रहे हो? तभी कन्हैया ने मन ही मन सोचते हुए कहा, अगर इसे रिधि जी के जाने के बारे में अभी बता दिया तो ये हंगामा कर देगा। तो रजत ने फिर कहा, अरे का सोच रहे हो, किसी को टाइम दिया है का? तब अब कन्हैया ने बात छुपाते हुए कहा, अरे देख रहे हैं 10 बज गए पर खाना शुरू नहीं हुआ। तभी रजत बोला, अरे यार, ये तो हम भूल ही गए, हम अभी इंतजाम देकर आते हैं। रिधि आज बाकी दिनों के बजाय ज्यादा खुश थी, पर इस खुशी की वजह सिर्फ रिधि जानती थी। खाना खाने के बाद रजत ने सबके साथ बहुत सारे फोटो क्लिक करवाए, डांस किया, बहुत मस्ती की। रजत ने एक तस्वीर रिधि और कन्हैया के साथ भी खिंचवाई। लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर फोटो क्लिक करने लगा,
रिधि और कन्हैया एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वो तस्वीर वैसे ही आ गई जो कि उस रात की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। जश्न खत्म होने के बाद आई बाबा, रिधि, कन्हैया और कनशिका घर आ गए। कनशिका आई के कमरे में सोने चली गई। रिधि भी अपने कमरे में आकर कपड़े चेंज करने के बाद सोने चली गई, लेकिन कन्हैया उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। मन में बस एक ही बात बार बार आ रही थी, कल रिधि से चली जाएगी। कन्हैया बेचैनी से अपने कमरे में टहलने लगा। जब दिल के हाथों मजबूर हो गया तो कमरे से निकलकर रिधि के कमरे के सामने आया। खिड़की खुली थी। कन्हैया ने सोती हुई रिधि को देखा और कुछ देर बाद वहां से वापस अपने कमरे में आ गया। ये एहसास उसे समझ नहीं आ रहा था, पर बहुत प्यारा था। रिधि के साथ बिताया पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगा। अब सुबह रिधि उठी। उसे बस फोन का इंतजार था। कुछ देर बाद फोन बजा। उन्हीं पंडित जी का फोन था जिन्हें रिधि नंबर देकर आई थी। रिधि ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से पंडित जी ने उनके आने की खबर दी और मंदिर आ जाने को कहा। रिधि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से तैयार होकर अकेले ही मंदिर के लिए निकल गई। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। वह अब मंदिर आई। रिधि को वहां देखते ही पंडित जी उसे पहचान गए और रिधि को लेकर वे मंदिर में के बैठक में आए जहां बड़े पंडित जी बैठे थे। रिधि ने देखा वे काफी बूढ़े हो चुके हैं। छोटे पंडित रिधि को वहीं छोड़कर चले गए। बड़े पंडित जी ने जब रिधि को देखा तो उसे अपने पास बुलाया और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। रिधि ने उन्हें सारी बातें बता दी। पंडित जी ने ध्यान से सारी बातें सुनी और सोचते हुए कहा, बिटिया, आप जिनकी बात कर रही है उसका नाम कानू था। कानू नाम सुनते ही रिधि को बचपन की वो घटना याद आई और उसने बेसब्री से कहा, जी जी हाँ। रिधि का जवाब सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए और कहा, तुमने आने में देर कर दी बेटिया। कानू की तो शादी हो चुकी है, कल ही तो हम उसकी शादी से लौटे हैं। कानू की शादी हो चुकी है? अब रिधि ने जैसे ही सुना, दिल के ने एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। सांसें जहर की तरह महसूस होने लगी। आंखें आंसुओं से भर आई। लगा कलेजा कटकर बाहर आ गिरेगा। रिधि को लगा जैसे एक पल में सब खत्म हो गया। उसने भर्राई आवाज में कहा, क्या ये सच है पंडित जी? तभी पंडित जी ने कहा, अरे बिटिया, हम तुमसे झूठ काहे बोलेंगे। उदयपुर के बाहर कुछ ही दूर उसका गांव है। 3 दिन से हम वहीं थे। वो तो आने ही नहीं दे रहा था, लेकिन आज और कल मंदिर में बड़ी पूजा है, इसलिए आना पड़ा। रिधि ने आगे कुछ नहीं कहा। पंडित जी को नमस्ते किया और वहां से बाहर आ गई। अब वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। आंसू आंखों से बाहर आने को बेताब थे, जिन्हें रिधि ने किसी तरह रोका हुआ था। मन में खुद से ही जंग छिड़ी हुई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसका उसने इतने साल इंतजार किया, उसने उसका जरा सा भी इंतजार नहीं किया। अब गुमसुम और उदास सी रिधि कन्हैया के घर की तरफ बढ़ गई। घर आकर रिधि सीधे अपने कमरे में चली गई। बैग से अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखे पहले शब्द दिल का प्रेमी को निहारने लगी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं पाए और रिधि ने डायरी को बंद करके बिस्तर पर फेंक दिया। गुस्से और बेसब्री के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर थे। वह बिस्तर पर गिरी पड़ी और तकिए में मुंह छुपा लिया। तभी कन्हैया अपने कमरे में सो रहा था। खिड़की से आती धूप जब चेहरे पर गिरी तो कन्हैया की नींद खुली। वह उठकर बैठ गया। पीठ पर लगे घाव का दर्द अब कुछ कम था। कन्हैया ने पास पड़ी शर्ट उठाई और उसे पहनकर बाहर आ गया। हाथ मुंह धोकर वह बरामदे में ही बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। आई ने देखा तो आंगन में काम छोड़कर वह किचन की ओर चली गई। कन्हैया ने नजर इधर उधर दौड़ाई, पर जिसे वह देखना चाह रहा था वह दिखाई नहीं दी। तभी रजत ने कन्हैया के पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, का भैया, किसे ढूंढ रहे हो? अब कन्हैया रजत को वहां देखकर हैरान हो गया और बोला, अरे तुम कब आए, और वो भी सुबह सुबह? दोनों में अब मीठी नोक जोक चलती रही। आई दोनों के लिए चाय ले आई। उन्होंने एक कप कन्हैया को दिया और दूसरे रजत को दे दी। कन्हैया आई से रिधि के बारे में पूछना चाहता था, पर कैसे पूछे। रजत कन्हैया की उलझन समझ गया। उसने चाय पीते हुए कहा, अरे आई, वो रिधि जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो आई बोली, वो शायद अपने कमरे में है, हम उसके पास ही जा रहे हैं उसे कॉफी देने। कन्हैया ने रजत की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा उठा। उधर आई कॉफी का कप लेकर रिधि के कमरे में आई। देखा तो रिधि अभी तक तकिए में मुंह छुपाए लेटी हुई थी। तो उसके पास आई ने आकर प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहा, रिधि बिटिया, उठी नहीं अभी तक? आई की आवाज सुनकर रिधि ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी उन्होंने रिधि के पास बैठकर उसके गाल को हाथ लगाते हुए कहा, क्या बात हो गई बेटा, तुम ठीक तो हो ना? रिधि ने कुछ नहीं कहा, बस पलकें झुकाए बैठी रही। उसने महसूस किया
अगर वह कुछ बोलेगी तो रो पड़ेगी। आई ने देखा रिद्धि बहुत उदास है, तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आई ने कहा, माँ कहती है ना मुझे, तो चल फिर बता क्या बात हुई। आई की बात सुनकर रिद्धि की आंखें भर आई। उसने अपना सर आई के कंधे पर टिका दिया, लेकिन खामोश रही। आवाज जैसे उसके गले में अट गई। आई रिद्धि की मनोस्थिति समझ चुकी थी, इसलिए कहा, अभी मन नहीं है तो बाद में बता देना, ये ले कॉफी पी ले, थोड़ा अच्छा महसूस होगा। आई ने हाथ में पकड़ी कॉफी रिद्धि की तरफ बढ़ाई और कुछ देर बाद उठकर कमरे से बाहर निकल आई। रिद्धि ने कॉफी वापस टेबल पर रख दी और वापस लेट गई। उसका ना किसी से बात करने का मन था, ना ही किसी के सामने जाने का। वह नहीं चाहती थी। अब रिद्धि को चुपचाप देखकर आई भी थोड़ा अपसेट हो गई। जब वो वापस आई तो उनका चेहरा देखकर रजत ने कहा, अरे क्या हुआ आई, तुम्हारा चेहरा काहे लटकाया है। वो रिद्धि आई ने इतना ही कहा कि कन्हैया उठकर बेसब्री से बोल पड़ा, क्या हुआ उनको। अब आई ने कहा, रिद्धि आज बहुत उदास नजर आ रही है, आज तुम लोगों में से किसी ने उसको कुछ कहा है क्या। तभी कन्हैया रिद्धि के रूम में गया। अब कन्हैया की तो नजरें बस रिद्धि के चेहरे पर थी। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर झूठी मुस्कान देखकर वह समझ गया जरूर कोई बात है, वरना रिद्धि जितना हंसमुख उतने पूरे उदयपुर में कोई नहीं था। कन्हैया खामोश खड़ा रहा। उधर रिद्धि तो खामोशी से रजत की तरफ देखती रही। तो रिद्धि का फोन बज उठा, जो कि रजत के पास वाली टेबल पर रखा था। तभी रजत ने फोन रिद्धि की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, घर वालों को याद कर रहे हैं। और उनका ही फोन आ गया, शायद आपके पापा का है। रिद्धि ने फोन उठाया और कान से लगाया तो उधर से अजीत जी की आवाज कानों में पड़ी, हेलो रिद्धि। तो रिद्धि बोली, जी। तभी अजीत जी ने कहा, जयपुर आने के बारे में कुछ सोचा या नहीं। तो रिद्धि बोली, जी जल्दी ही आएंगे। अब अजीत जी कहने लगे, वो लड़का मिला आपको। तो रिद्धि अंदर से तड़प उठी और बोली, नहीं। तभी अजीत जी बोले, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, कुछ नहीं रखा वहां पर, आपको ही अपना वक्त बर्बाद करने की पड़ी थी। ये प्यार वार सब किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में इनका कोई वजूद नहीं है। बेहतर होगा अपना ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके वापस लौट आए। मोहित भी कल आ रहा है, अपनी आगे की पढ़ाई वो यहीं जारी रखना चाहता है। अब रिद्धि बोली, फिर अजीत जी ने कहा, अनमोल के बारे में क्या सोचा आपने। तो रिद्धि बोली, हम तैयार हैं। रिद्धि ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। तभी अजीत जी कहने लगे, आज पहली बार आपने हमारी बात मानी है, हम बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। अजीत जी की बात पूरी सुनने से पहले ही रिद्धि ने फोन काट दिया और साइड में रख दिया। दिमाग में अजीत जी का आखिरी शब्द खुश घूम रहा था। रिद्धि सोचने लगी, क्या सच में एक बेटी के दर्द से एक पिता को खुशी मिल सकती है, या फिर अपने अहम को जस्टिफाई करने के लिए कह देते हैं खुश है। आप सही थे पापा, उन्हें ढूंढने में हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि पेरेंट्स की दुआ जितनी असरदार होती है, उनकी बद्दुआ उससे भी ज़्यादा असरदार होती है। और आपसे हमेशा हमें बेदुआ ही मिली है, तो फिर वो हम कैसे मिलते हैं। तभी कन्हैया ने रिद्धि के सामने कप करते हुए कहा, कॉफ़ी। तो उसकी तंद्रा टूटी। रिद्धि को कॉफ़ी देकर कन्हैया वहीं सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और रिद्धि की आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। रिद्धि पल के झुकाए कॉफ़ी पीती रही। उधर रजत कभी रिद्धि को तो कभी कन्हैया को देखता। रिद्धि के कॉफ़ी पीने के बाद कन्हैया उठा और टेबल पर रखे डिब्बे से टेबलेट निकालकर रिद्धि की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे ले लीजिए, सर दर्द में आराम मिलेगा। रिद्धि हैरानी से कन्हैया को देख रही थी। रोने की वजह से उसका सर दर्द होने लगा था। तभी रिद्धि सोचने लगी, ये कन्हैया कैसे जान गया कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। वो समझ नहीं पाई। उसने टेबलेट ले ली और कन्हैया ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। तभी रिद्धि ने लेटने का कहकर मना कर दिया। अब सुबह से शाम हो गई थी, पर आज घर में बिल्कुल शांति थी और सबके चेहरे मुरझाए हुए, क्योंकि आज रिद्धि चुप थी। शाम को आई कन्हैया के पास आई और कहा, सुबह से देख रहे हैं रिद्धि बहुत उदास है, आज मंदिर पर बड़ी पूजा है, क्यों ना तुम उसको लेकर वहां चले जाओ, उसका मन भी अच्छा हो जाएगा। तो कन्हैया ने रिद्धि से कहा। तो रिद्धि बोली, ठीक है, हम तैयार होकर आते हैं, और कमरे की तरफ बढ़ गई। कन्हैया, कनिष्का और रजत तैयार होकर बरामदे में खड़े थे। रिद्धि एक बार फिर वही बनारसी साड़ी पहन कर आई, पर आज कुछ कमी थी, वो थी मुस्कुराहट की। तभी चारों जैसे ही जाने लगे। आई वहां आई और रिद्धि को अपने पास बुलाकर उसके सर से कुछ पत्ते वार कर कहा, इस घाट के पानी में बहा देना, तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। रिद्धि उन्हें लेकर बाकी सबके साथ वहां से निकल गई। आई ने जाती हुई रिद्धि को देखकर मन ही मन बांसुरी वाले से कहा, हे बांसुरी वाले, इस बच्ची के होठों की खुशी वापस लौटा देना। कन्हैया, रिद्धि, कनिष्का और रजत चारों मंदिर आए। रोजाना के बजाय आज भीड़ कुछ ज्यादा थी।
रिधि घाट के पानी के पास खड़ी रजत से बातें कर रही थी। तभी मंदिर में काम करने वाले लड़के ने आकर कहा, कन्हैया भैया, आपको बड़े पंडित जी ने बुलाया है ऊपर बैठक में। कन्हैया उठकर लड़के के साथ चला गया। रजत रिधि को घाट घुमाने लगा। रोजाना से आज यहाँ ज्यादा रौनक थी। उधर कन्हैया ऊपर मंदिर में आए बड़े पंडित जी की बैठक में बैठे थे तो कन्हैया उनके पास आया और नमस्ते करके वहाँ पास खड़ा हो गया। अब पंडित ने उसे देखते पहचान लिया और कहा, बड़े दिन बाद आए हो कानू, मैंने यहाँ सबसे तुम्हारे बारे में पूछा तो कोई तुम्हें इस नाम से जानता ही नहीं है, फिर पता चला तुम्हारा नाम कन्हैया है। अब ये सब कैसे? अब कन्हैया ने धीरे से कहा, पंडित जी हालात ऐसे हो गए कि सब बुरे काम छोड़ने पड़े। तभी पंडित जी बोले, अच्छा किया, बांसुरी वाले भला करे, बुरी आदतें त्याग कर आगे बढ़ना ही जीवन है। तो कन्हैया ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, बाबा को वचन दिया है, बस वही निभा रहे हैं। अब पंडित जी मुस्कुराकर बोले, बाबा कैसे हैं तुम्हारे? भाई, उनकी बनाई जलेबियों का तो कोई जवाब ही नहीं है, स्वाद अभी तक जबान पर ही है। तो कन्हैया ने खोए हुए स्वर में कहा, हाँ पंडित जी, वो बहुत मेहनत करते हैं। अब वक्त आ गया है हम उनके सारे भार को संभालें। कॉलेज की डिग्री है हमारे पास, बस उदयपुर से बाहर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद बाबा के उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। तभी पंडित जी हैरानी से बोले, बाबा का वैसे सपना क्या है? अब कन्हैया ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, वो बनारस में एक बड़ा घर बनवाना चाहते हैं जिससे बनारस का हर बेघर रह सके। तो पंडित जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कुछ मदद चाहिए तो हमें जरूर बताना, ऐसे अच्छे काम में सहयोग करके हमें बहुत खुशी मिलेगी। तभी कन्हैया ने कहा, जरूर पंडित जी। अब पंडित जी कहने लगे, अच्छा, तुम्हें एक जरूरी वजह से यहाँ बुलाया था। पास ही के गांव में मेरे एक जानकार है, उनके यहाँ शादी लायक लड़की है, तुम कहो तो तुम्हारे बाबा से जिक्र करे इसका। तो कन्हैया ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, पंडित जी, हम अभी शादी करना नहीं चाहते। अब पंडित जी बोले, पहले पहले सब मना करते हैं, अब बस उस कानू यादव को ही देख लो, पहले कैसे इनकार करता था, और अभी 2 दिन पहले ही उसकी शादी से लौटे हैं हम, और अब वो बहुत खुश है। शादी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, और वक्त पर हो जाए तो जीवन का आना दुगना हो जाता है। अब कन्हैया ने कहा, आई ने फिर से आपके पास गुहार लगाई है क्या? तभी पंडित जी बोले, वो आए थे सुबह, पर हमसे कुछ नहीं कहा, हम खुद से ही कह रहे हैं, सुंदर सी लड़की है, तुम्हारे घर आएगी तो बस खुश रहेगी, ऐसा हम जानते हैं। तो कन्हैया ने कहा, माफ कीजिएगा पंडित जी, इसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं, आपकी इजाजत हो तो हमें जाना चाहिए। कनिष्का और रजत घाट पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब पंडित जी बोले, पर हमारी बात पर विचार जरूर करना। पर वो ये नहीं जानते थे कि कन्हैया की किस्मत पहले ही उसे किसी का बना चुकी है, और इस वक्त वो भी उसके इंतजार में है। कन्हैया वहां से निकल गया तो छोटा पंडित आया और कहा, आप खाम का परेशान हो रहे हैं, शादी के नाम पर वह किसी को नहीं सुनेगा। तो अब पंडित जी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? तभी छोटे पंडित ने कमरे में सामान समेटते हुए कहा, अरे भूल गए आप, वो लड़की जिसका इंतजार करते करते उसने पूरा वनवास काट दिया है, वो उस लड़की के लिए मना कर रहा है, वरना तो हम खुद ही उसे अपने घर का दामाद बनाने वाले थे। तो पंडित जी अब हैरानी से बोले, तो वो लड़की मिली कि नहीं उसको? अब छोटे पंडित जी ने चिढ़कर कहा, कहाँ मिली? तभी बड़े पंडित जी कुछ सोचते हुए बोले, पंडित, आज सुबह जो लड़की हमसे मिलने आई वो भी किसी लड़के के बारे में पूछ रही थी, कहीं वो ही तो लड़की नहीं जिसका उसको इंतजार है? तो छोटे पंडित ने हैरान होकर कहा, क्या वो लड़की आपसे इसके बारे में पूछने आई थी? पर उसने तो हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। अब बड़े पंडित जी आंखों में विश्वास भरते हुए बोले, अगर बांसुरी वाले ने इन दोनों की किस्मत में मिलना लिखा है तो दोनों जरूर मिलेंगे। तभी छोटे पंडित ने कन्हैया के प्रति फिक्र जताते हुए कहा, वैसे तो बहुत इंतजार किया है वो उसके आने का, अब बस दोनों मिल जाए तो इनका प्यार मुकम्मल हो जाए। अब बड़े पंडित जी कहने लगे, जरूर मिलेंगे, अगर प्रेम सच्चा हो तो जरूर मिलता है। कुछ देर बाद छोटे पंडित वहां से चले गए। उधर रिधि बांग के नशे में कुछ ही भी बोले जा रही थी। बेचारा कन्हैया, उसने तो अपना सर पकड़ लिया। अब रजत तो बस प्यार से रिधि को देखे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश नशे में ही सही रिधि कन्हैया से अपने दिल की बात कह दे तो मजा आ जाए। तभी कन्हैया उसके पास आया और फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रिधि जी, मेरा मतलब, रिधि प्लीज घर चलो, आई हम सबका इंतजार कर रही होगी। रिधि ने मासूम सा चेहरा बनाकर गर्दन झुकाकर कन्हैया की तरफ देखा और कहा, आई, उनका बस चले ना तो हमको हमेशा हमेशा के लिए अपने घर पर ही रख ले। अब कन्हैया ने कहा, कनिष्का, तुम रजत के साथ घर चलो, हम इन्हें लेकर आते हैं। कनिष्का वहां से चली गई तो रिधि ने कहा, वो दोनों क्यों चले गए? तभी कन्हैया बोला, उन्हें काम है,
चलिए हम भी चलते हैं, रात बहुत हो गई है। रिद्धि ने प्यार भरी नजरों से कन्हैया को देखते हुए कहा। आने वाली सुबह की अब खबर किसे है? कन्हैया ने सुना तो खामोश हो गया और रिद्धि की आंखों में देखने लगा। आज इन आंखों में एक अलग ही सुकून था, एक अलग ही आकर्षण था जो कन्हैया को अपनी तरफ खींच रहा था। कन्हैया रिद्धि के पास आया और कहा, आप शायरी भी करती है? अब रिद्धि बोली, हाँ, ये हमें अपनी माँ से विरासत में मिला है। इजाजत हो तो लाइन पेश करें? रिद्धि ने कहा। तो कन्हैया कहने लगा, हम्म। तभी रिद्धि ने शायरी सुनाकर अपनी तारीफ खुद करते हुए कहा, वाह 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 वाह, कितना अच्छा लिखते हैं ना हम। अब कन्हैया ने खोए हुए स्वर में कहा, आप बहुत अच्छा लिखती है। रिद्धि कन्हैया के सामने से हटकर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। कन्हैया ने देखा तो रिद्धि ने अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। कन्हैया आकर कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। रिद्धि ने एक नज़र कन्हैया की ओर देखा और फिर सामने घाट को देखते हुए कहने लगी, जानते हैं हमारी माँ बहुत अच्छा लिखती थी। बचपन में हमें जब भी नींद नहीं आती थी तब वे अक्सर हमें अपनी कविताएं और अपनी लिखी कहानियां सुनाया करती थी। पर एक दिन वो हमें छोड़कर चली गई और उसके बाद से हमें कविताओं और शायरियों से नफरत सी हो गई। जब माँ थी, तब हम एक बार उनके साथ उदयपुर आए थे, हम, पापा और हमारा छोटा भाई। पर जब वापस लौट रहे थे ना, तब वो हादसा हो गया जिसे माँ और हमारा छोटा भाई हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। कहते कहते रिद्धि की आवाज रूंध गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया ने अपना हाथ रिद्धि के हाथ पर रखा। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा तो कन्हैया ने पलकें झपकाकर उसे मजबूत रहने का इशारा दिया। कन्हैया के छुअन का एहसास उसे अपना सा लगा, इसलिए उसने अपना हाथ वैसे ही रखा और आंखों के किनारे पहुंचते हुए आगे कहने लगी, माँ के जाने के बाद हम बहुत अकेले पड़ गए थे। पापा को और एक काम से फुर्सत नहीं थी ना। हमारे लिए वक्त उन्हें हमेशा लगता था कि हमारी जगह अगर कोई बेटा होता तो उनको वक्त को आगे बढ़ाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए हम हमेशा अपने पापा की बेटी नहीं बल्कि उनका बेटा बनना चाहते थे। लड़कियों वाले सारे शौक छोड़कर हमने हमेशा उनके सामने उनका बेटा बनने की कोशिश की, लेकिन वो कभी खुश नहीं हुए। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ के साथ साथ हमारे घर में एक छोटा भाई भी आया। हमें हमारी छोटी बहन की जगह भाई मिल गया, लेकिन पापा से हम दूर होते गए। अपने ही घर में जब गैरों जैसा बर्ताव होने लगा तो हमने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद एहसास हुआ कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और फिर याद आया वो जो हमारे जीने की वजह बन गया। आप जानते हैं हम उदयपुर क्यों आए हैं? रिद्धि ने आखिरी लाइन कन्हैया की तरफ देखकर कही। तो कन्हैया ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। रिद्धि फिर से सामने देखने लगी और कहा, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। एक लड़का है जिससे 14 साल पहले हम यहीं मिले थे, उदयपुर के इन्हीं मंदिरों पर है। तब उन्होंने हमें डूबने से बचाया था, लेकिन डूब हम तब भी गए थे उनकी आंखों में। उदयपुर छोड़ने से पहले उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि उदयपुर की हवा में तो इश्क बहता है। उस वक्त हम इस बात का मतलब समझ नहीं पाए थे, पर आज समझ आ गया कि आज भी हमारी सांसें उसी इश्क की बेड़ियों में कैद है। हमने बहुत कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन पापा ने अग्नि परीक्षा रख दी हमारे सामने और कहा कि अगर ये सच में ऐसा है तो इंतजार करो उसका, वो खुद आएगा। उन्हें लगा ये हमारा बचपना है, लेकिन ये नहीं, ये इश्क ही था जो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। पूरे 14 साल हमने उनका इंतजार किया, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो वो हमें ढूंढते हुए आएंगे। पर वो नहीं आए, नहीं आया वो। फिर उन्हें देखे बिना बात किए, बिना मिले वो हमारे दिलो दिमाग में बस चुके थे। हमें तो उनका नाम तक याद नहीं था, पर हम उन्हें कभी भूले नहीं थे। हमारे दिन की शुरुआत उनसे होती है और शाम भी। बहुत समझाया खुद को, पर खुद को इनके इश्क से आज़ाद नहीं कर सके। उनका वजूद कायम रखने के लिए हमने उन्हें अपनी डायरियों में जिंदा रखना शुरू कर दिया। जब भी खुश होते, उदास होते तो उनसे बात कर लेते। पापा चाहते हम शादी कर लें, पर हम क्यों कर लें? पर हम पहले ही उनका अपना मान चुके हैं ना, किसी और से वफा कैसे कर पाते? बहुत प्यार करते हैं उनसे, इतना कि वो अगर जान भी मांगे तो हंसते हंसते देंगे। माँ की लिखी नज़मों को अक्सर बेनाम से लिखा करते थे उनके लिए, पर उन्होंने शायद उन कविताओं को कभी पढ़ा ही नहीं। हमने जानबूझकर माँ की डायरी उदयपुर में छोड़ी थी। वो जो नज़में नहीं थी, हमारी भावना ही थी उनके लिए। उन्होंने पढ़ी भी या नहीं हम नहीं जानते। जब दिल के हाथों मजबूर हो गए, कहते कहते रिद्धि खामोश हो गई। पास बैठे कन्हैया की आंखों में आंसू बहकर गालों पर आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस लड़की से वह अब तक दूर भागता आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मैडम जी ही थी। कन्हैया का दिल भर आया। उसका जी किया अभी के अभी रिद्धि को अपने सीने से लगा ले और पूछे कि क्यों वो अब तक उससे इतना दूर रही, पर सब जैसे उसके गले में ही फंस गए।
उससे कुछ बोला नहीं गया, बस आंखों से आंसू बहते रहे। रिद्धि ने जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो नहीं चाहता था रिद्धि उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखे, पर रिद्धि ने देख लिया और मुस्कुराकर कहा, देखा, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए ना हमारी कहानी सुनकर। हम कभी किसी इतने बातें नहीं करते, ना ही किसी को अपनी भावना को बार बार बताते हैं, पर आपसे कहने का मन बना लिया इसलिए आपको ये सब बताया। कन्हैया ने अपने आंसू पोंछे और रिद्धि की तरफ देखने लगा, लेकिन आंखों ने साथ नहीं दिया और फिर से बहने लगी। रिद्धि से बेखबर कन्हैया को आगे बताने लगी, पर हमने देर कर दी कन्हैया, हमने उन्हें पाने से पहले ही खो दिया। 2 दिन पहले उनकी शादी हो गई किसी और के साथ। कहते हुए रिद्धि ने अपना सर कन्हैया के कंधे पर टिका दिया और उसकी बाहों को मजबूती से थाम लिया। रिद्धि इस वक्त जिस दर्द से गुजर रही थी, कन्हैया को भी वही महसूस कर रहा था। दोनों की आंखों में आंसू बहते रहे, रिद्धि की आंखों से अपना दिल का प्रेमी खो देने के और कन्हैया की आंखों से मैडम जी के मिल जाने से। आज कन्हैया बहुत खुश था। रिद्धि के साथ बिताया एक एक पल उसकी आंखों के सामने एक एक करके आने लगा। रिद्धि से पहली बार टकराना, उसका घाट पर मिलना, वो झगड़े, रिद्धि का उसके करीब आना, हर एक पल खूबसूरत फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे चलने लगा। आंखों में भले आंसू थे, पर कन्हैया के होठों पर मुस्कान फैल गई। रिद्धि कन्हैया के कंधे पर अपना सर टिकाए सामने घाट के पानी को देखती रही। कन्हैया की बाह पर उसके हाथों को पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत थी, पर आज ये पकड़ कन्हैया को सुखद एहसास करवा रही थी। वह बहुत खुश था। उसे उसकी मैडम जी जो मिल गई थी, नशे में ही सही, पर रिद्धि की वजह से ही कन्हैया जान पाया कि जिसे वह अब तक ढूंढ रहा था वो उसके पास ही थी। रिद्धि ने आंखें मूंद ली। कन्हैया उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता रहा। आज कन्हैया को घर जाने की जल्दी नहीं थी। वह चाहता था ये वक्त यहीं रुक जाए और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही उसके साथ रहे। रिद्धि बेफिक्र कन्हैया के कंधे से सर लगाए सो रही थी। कन्हैया का दिल क्या भी चिल्लाकर सबको बता दे कि उसकी मैडम जी मिल गई, पर इस वक्त वह रिद्धि की नींद में दखल डालना नहीं चाहता था। वह खामोश बैठा रिद्धि के चेहरे को ताकता रहा। उसने पलटकर बांसुरी वाले के मंदिर की ओर देखा और मन ही मन कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बांसुरी वाले, हमको इनसे मिलाकर आपने हमें सब कुछ दे दिया। जितना इंतज़ार इन्होंने हमारा किया उतना ही हमने भी किया है। उनको गलतफहमी है कि हमारी शादी हो चुकी है, इनके बिना शादी कैसे हो सकती है। पर आपसे वादा करते हैं बांसुरी वाले, आज के बाद कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। इन्हें हर खुशी देंगे, इतना प्यार देंगे इन्हें कि ये सब भूल जाएगी। 14 सालों का ये वनवास अब खत्म कर देंगे हम। पर अब जैसे भी है इनके ही हैं। इस साल आपने हमें उदयपुर का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है बांसुरी वाले, जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। कन्हैया ने देखा रिद्धि की साड़ी पूरी भीग चुकी है। वह उसके करीब आया, अपनी गोद में उठा लिया। ये हक कन्हैया ने आज खुद को दिया था अपनी मैडम जी, पर इतना हक तो बनता है उसका। रिद्धि को गोद में उठाए वह घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पूरे रास्ते रिद्धि कन्हैया के चेहरे की ओर देखती रही। कन्हैया ने देखा ये वही बनारसी साड़ी थी जो उसने अपनी मैडम जी के लिए खरीदी थी। कन्हैया फिर मुस्कुरा उठा। आज उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश रुकने के बाद कन्हैया ने बाइक स्टार्ट की और रिद्धि से बैठने को कहा और फिर वो दोनों घर आ गए। अब रात भर कन्हैया सो नहीं पाया। रजत भी उसके पास ही रुक गया और दोनों बैठकर रिद्धि के साथ बिताए वक्त को याद करने लगे। कई दिनों बाद कन्हैया के चेहरे पर सुकून के भाव थे। कन्हैया को खुश देखकर रजत भी खुश था। उसने कन्हैया से कहा, भैया आज हम बहुत खुश हैं और मान गए आपकी बात कि अगर इश्क सच्चा हो तो एक न एक दिन जरूर मिलता है। सब किसी न किसी से प्यार करते हैं, पर तुम्हारे और रिद्धि जी सा प्यार तो किसी ने नहीं किया और ना ही कोई कर पाएगा। अब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रजत, उन्होंने भी हमारा उतना ही इंतजार किया जितना हमने उनका। वो भी हमें उतना ही चाहती है और ये आज हमने उनकी आंखों में देखा। तभी रजत कहने लगा, तो बस भैया अब देर ना करो, रिद्धि जी से मेरा मतलब भाभी से जाकर अपने दिल की बात कह दो और फिर जल्दी से उन्हें अपना बना लो। तो कन्हैया ने खोए हुए स्वर में कहा, अब ये इंतजार खत्म हो जाना चाहिए। कल उसी घाट पर हम उन्हें अपने दिल की बात कहेंगे। जब वो जानेंगे हम भी उनके दिल के प्रेमी हैं, तब उनकी खुशी होगी। उनकी आंखों में कितना प्यार होगा उनके चेहरे पर, और वो दौड़कर हमारे सीने से लग जाएगी। अब रजत बोला, ये लो, अभी से सपने देखने लगे तुम तो। अरे पहले उनसे जाकर अपने दिल की बात तो कहो, तब न जानेगी वो। तो कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ रजत, कह देंगे, चलो अब हम जा रहे हैं सोने। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर से मीलों दूर जयपुर रेलवे स्टेशन पर देर रात एक ट्रेन आकर रुकी। शॉर्ट्स, उसके ऊपर लाइट पिंक टॉप, पैरों में स्पोर्ट वाले शूज,
बालों को समेट कर जूड़ा बनाया हुआ, पीठ पर एक बैग टंगा हुआ, एक हाथ में फोन और दूसरे में पानी का बोतल लिए एक 22 साल का लड़का ट्रेन से नीचे उतरा। गोरा रंग, तीखे नाक नक्श, सांचे में डला शरीर, गले में बड़ी सी चेन जिसमें 3 ब्लेड वाला पेंडेंट जुड़ रहा था, बाई आंख के ऊपर वाले आईब्रो पर कट लगाया हुआ। वह लड़का स्टेशन पर बनी चाय की दुकान के सामने आया और कहा, भैया लाइटर है? दुकान वाले ने उसे सर से पांव तक घूर कर देखा और कहा, किस लिए चाहिए? तभी लड़के ने कहा, तुम्हारी दुकान जलानी है। अबे ये कैसा सवाल है? जो मांगा है वो है तो दो, वरना ना कर दो। तुमको बताना जरूरी है, बाप लगते हो हमारे। तो दुकानदार ने कहा, लाइटर तो नहीं है, माचिस है। अब लड़के ने अपने बैग से कुछ सामान निकालते हुए कहा, हाँ चलेगी, जल्दी दो। दुकान वाले ने माचिस उसकी ओर बढ़ा दी। लड़के ने माचिस ली और हाथ में पकड़े कागजों को जला दिया। दुकानदार आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। फिर उसने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? लड़के ने बेपरवाही से कहा, कॉलेज की मार्कशीट है, पापा के हाथ लगी तो कत्ल हो जानी है, इसलिए जलाना जरूरी हो गया। तुम नहीं समझोगे, सिगरेट दो। अब दुकानदार ने हैरानी से कहा, क्या? लड़के ने घूरते हुए कहा, अबे तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? सुनाई नहीं देता? सिगरेट दे। आदमी ने लड़के की तरफ सिगरेट बढ़ा दी तो लड़के ने सिगरेट मुंह में रखी और दुकान वाले को पैसे देकर आगे बढ़ गया। दुकानदार में जयपुर में ऐसा अजूबा पहली बार देखा था। वह तब तक लड़के घूरता रहा जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गया। स्टेशन से बाहर आकर लड़के ने इधर उधर देखा। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त ऑटो मिलना मुश्किल था। उसने देखा कुछ दूरी पर एक ऑटो खड़ा है। लड़का वहां चल दिया। आकर देखा तो ऑटो वाला सो रहा था। लड़के ने पानी की बोतल खोलकर उस पर उड़ेल दी। बेचारा आदमी हड़बड़ा कर बैठा। तो लड़के ने कहा, जगतपुर सेक्टर 7 में जाना है। तभी उस आदमी ने उबासी लेकर कहा, नहीं जाएंगे, तुम कोई दूसरा ऑटो देख लो। तो लड़का अपना बैग सीट पर रखते हुए बोला, चलो ना यार, एक तो पहले से इतनी देर हो गई, किराया डबल ले लेना और क्या। और खुद भी आ बैठ गया। डबल किराए के चक्कर में ऑटो वाला तैयार हो गया। उसने मुंह धोया और ऑटो स्टार्ट करके चल दिया। लड़का पीछे बैठा फोन पर किसी को जयपुर पहुंचने की जानकारी दे रहा था। ऑटो वाला अंदर लगे शीशे में उसे ही देख रहा था। तभी लड़के ने जब देखा तो ऑटो रुकवाया और नीचे उतरकर उसे बाहर आने को कहा। ऑटो वाला बाहर आया तो लड़का खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसे पीछे बैठने को कहा। जैसे ही ऑटो वाला पीछे बैठा, लड़के ने तेजी से ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। बेचारा आदमी तो इसे अपना आखिरी सफर समझ के बैठा था। आधे घंटे का रास्ता लड़के ने 8 मिनट में ही तय कर दिया। ऑटो वाला तो अभी अभी बैठा चक्कर खा रहा था। लड़का नीचे उतरा, अपना बैग उठाया और जाने लगा। तो ऑटो वाला ने मरी हुई से आवाज में कहा, सिर्फ किराया। अब लड़का उसके पास आया और घूरते हुए कहा, कौन सा किराया? आगे बैठ के अपने कुत्तों जैसी नजरें से उतार रहा था, उसकी भरपाई कौन करेगा? और तेरे को जो मैं बैठा कर लाया हूँ 100-150 तो उसका भी बनता है, वो कौन देगा? तो आदमी ने मिमियाते हुए कहा, लेकिन रिक्शा तो मेरा है ना, मैं तेरा नाम लिखा है इस पे कहीं? नहीं ना, तो भलाई इसी में है, निकल लो, वरना ऐसा पीटूंगा बाकी बची नींद भी उड़ जाएगी। लड़के ने धमकाते हुए कहा और जाने लगा। कुछ कदम चलकर रुका और वापस आया और जेब से 100 का नोट निकालकर आदमी की शर्ट की जेब में डालते हुए कहा, वैसे तेरे साथ यहाँ तक आने में मजा आया। आदमी वो चक्का सा उसे देखता रहा। तो लड़के के जाने के बाद आदमी ने खुद से कहा, अजीब लड़का है। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि के बारे में सोचते सोचते कन्हैया को नींद आ गई। सुबह वह 6 बजे उठा और रिद्धि के कमरे के सामने आया, लेकिन रिद्धि सो रही थी। कन्हैया जैसे ही वापस जाने लगा, बाबा ने उसे किसी काम से भेज दिया। रिद्धि उठी, सर बहुत दर्द कर रहा था। रात को क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वह उठी और शीशे के सामने आकर खुद को देखा। उसने कन्हैया की लाई हुई वही बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। रिद्धि ने साड़ी के पल्लू को इकट्ठा कर कंधे पर रखा और बालों को समेट कर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नहाने के बाद रिद्धि ने सफेद रंग का सूट पहना, वही सफेद सूट जिसे पहनकर वह उदयपुर आई थी। लेकिन एक समस्या थी, सूट के साथ का दुपट्टा तो उसी दिन कहीं खो गया था। रिद्धि ने अपने कपड़ों में देखा तो उसे वह गुलाबी बनारसी दुपट्टा मिल गया जो उसने खरीदा था। बालों की उसने चोटी बनाई और कानों में झुमके डाल लिए। रिद्धि ने दुपट्टा उठाया और उसे हाथ में सहलाते हुए सोचने लगी, आप तो नहीं मिले, पर आपके शहर की निशानी लेकर जा रहे हैं। हम जिंदगी भर आपसे इतना ही प्यार करते रहेंगे। आपका मिलना हमारी किस्मत ना सही, पर हमारी सांसों पर सिर्फ आपका ही हक है। तभी आई कॉफी लिए कमरे में आई और रिद्धि को खोया हुआ देखकर वे उसके सामने आई और कहा, क्या बात है, कहाँ खो गई? तभी रिद्धि आंखों में आई नमी को छुपाते हुए बोली, अरे माँ, आप कब आई? तो आई ने चिंता जताते हुए कहा, हम तो तुम्हारे लिए कॉफी लाए थे, तुम ना जाने कहाँ खोई हो। नहीं माँ, वो आज हम वापस जा रहे हैं ना,
इसलिए थोड़ा सा मन उदास है, बस। रिद्धि ने धीरे से कहा। अब आई ने कहा तुम वापस जा रही हो? पर क्यों? तो रिद्धि बोली, जाना तो होगा ना माँ, वैसे भी हम यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे, पर इन कुछ ही दिनों में आपसे, बाबा से, कनिष्का से, रजत और कन्हैया जी से बहुत खूबसूरत रिश्ता बन गया। बेंगलुरु जाने के बाद आप सब लोग बहुत याद आने वाले हैं। आई ने रिद्धि के वापस जाने की बात सुनी तो उनका मन उदास हो गया। वो तो पहले दिन से रिद्धि को अपने दिल ही दिल में अपनी बहू मान चुकी थी, लेकिन कन्हैया के कहे बिना वो रिद्धि को से कैसे कहती, इसलिए चुप रही और फिर कहा, कुछ दिन और रुक जाती बेटा। अब रिद्धि ने दिल को मजबूत करके कहा, रुक जाते माँ, लेकिन अब कोई वजह नहीं रही, जिस वजह से आए थे वो पूरा हो गया। अब उदयपुर में रुकने का मन नहीं है माँ। तभी आई प्यार से रिद्धि के गाल को छूकर बोली, लेकिन जब भी मन करे चली आना, इसे अब अपना ही घर समझना। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा, बस आई के गले लग गई। इन कुछ दिनों में उसे उनसे माँ का प्यार जो मिला था। आई रिद्धि के बालों को सहलाने लगी और फिर खुद से दूर करके कहा, चल पगली, ऐसे कोई करता है? रुलाएगी हमें? जल्दी से ये कॉफी पी लो और तब तक हमारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूजी का हलवा बनाते हैं। रिद्धि ने आंखों में आए आंसुओं को पहुंचा और मुस्कुरा दी। उसने कॉफी का कप उठाया और पीने लगी। आई कमरे से बाहर आई और नम आंखें लेकर किचन की ओर बढ़ गई। इन दिनों में उन्हें रिद्धि के सवालों की आदत जो हो गई चुकी थी। कॉफी पीकर रिद्धि अपना बैग पैक करने लगी। रिद्धि एक एक करके बेमन से कपड़े और बाकी सामान सूटकेस में रखती जा रही थी। सामान रखते हुए रिद्धि की नजर डायरी के बीच में रखे उस लॉकेट पर गई। रिद्धि ने उसे निकाला और देखने लगी। आंखों में आंसू भर आए और यादें ताजा हो उठी। रिद्धि ने मन ही मन कहा, अब जब आप ही नहीं है तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे? आपकी ये अमानत जाने से पहले आपको वापस करते हुए जाएंगे उसी घाट के हवाले, और ख़त्म कर जाएंगे इस कहानी को इसी उदयपुर में। रिद्धि ने बैग पैक किया और उठाकर साइड में रख दिया। लोकेट को पर्स में डाला और बिस्तर से दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाल लिया। रिद्धि बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गई। कन्हैया बाबा के किसी काम में फंसा हुआ था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। रिद्धि धीमे कदमों से घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर चली जा रही थी। कन्हैया जैसे ही फ्री हुआ सीधा घर आया, लेकिन रिद्धि उसे कहीं नहीं मिली। कनिष्का और आई को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, जबकि उसका सामान तो घर पर ही था। कन्हैया अपने कमरे में आया और सोचने लगा, आखिर रिद्धि जी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? शायद घाट पर। हाँ, वो वही होगी। बांसुरी वाले भी अब यही चाहते हैं कि हम एक बार फिर से उसी घाट पर मिले। कन्हैया तैयार होकर कमरे से निकला। आज उसने भी सफेद रंग की शर्ट पहनी थी। कन्हैया जैसे ही घर से निकला रजत मिल गया और उसे रोकते हुए कहा, अरे भैया, सुबह सुबह एक्सप्रेस बने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, रिद्धि जी घाट पर है, हम वहीं जा रहे हैं उनसे अपने दिल की बात कहने। अब रजत बोला, तो क्या ऐसी खाली हाथ जाओगे? रुको, कुछ लेकर जाओ। रजत ने ढेर सारे गुलाबों का गुच्छा कन्हैया की ओर बढ़ा दिया। तभी कन्हैया मासूमियत से बोला, पर उन्हें सफ़ेद फूल पसंद है। अरे तो हम करते हैं ना जुगाड़ है, कहकर रजत ने अपने पीछे से सफ़ेद फूलों का गुच्छा निकाल कर दे दिया। कन्हैया हैरानी से उसे देखने लगा तो रजत ने कहा, तुम्हारे प्यार का इजहार फीका थोड़ी होने दे सकते हैं इसे। कन्हैया ने फूलों का गुच्छा लिया और उसे गले लगाकर कहा, लव यू रजत। अब रजत ने जेंपते हुए कहा, अरे हमसे नहीं, रिद्धि जी से जाकर कहो। कन्हैया फूलों को हाथ में उठाए आगे बढ़ गया। मुस्कुराहट उसके होठों से दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। दिल की धड़कनें भी सामान्य से तेज थी। कन्हैया घाट पर पहुंचा और रिद्धि को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ रिद्धि घाट की सीढ़ियों पर आंखों में आंसू लिए बैठी थी और उस लॉकेट को देख रही थी। उसे खुद से दूर करना अपनी सांसों को दूर करने जैसा था। दूर खड़े कन्हैया की नजर रिद्धि नजर आई। कन्हैया मुस्कुराते उसकी ओर बढ़ गया। कन्हैया की ओर रिद्धि की पीठ थी, इसलिए रिद्धि उसे देख नहीं पाई। धड़कते दिल के साथ कन्हैया अपना एक कदम रिद्धि की ओर बढ़ा रहा था। उसकी मंजिल बस कुछ ही दूर थी। अचानक कन्हैया चलते चलते रुक गया। दिल की धड़कनें एक पल को जैसे रुक सी गई। हाथ में पकड़ा फूलों का गुच्छा नीचे जा गिरा। कन्हैया ने जो देखा उससे उसका दिल टूटकर वहीं बिखर गया। कन्हैया ने देखा एक लड़का अचानक से रिद्धि के सामने आया और उसे गले लगा लिया। इतना काफी था। तो आखिर गाइस, लड़का कौन था वो जो रिद्धि को अपने गले से लगा लिया? क्या कन्हैया अब रिद्धि को अपने दिल की बात बता पाएगा? क्या रिद्धि कन्हैया की सच्चाई जानकर उससे शादी करने के लिए राजी होगी? ये सब जानेंगे कहानी के 9वें पार्ट में, जो कि कल 11 बजे आएगा। अगर आप चाहते हैं कहानी आते ही आपको पता लग जाए तो आप एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा सकते हो। अगर आप चाहते हैं मैं कहानी ऐसे ही बनाता रहूं तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर पसंद आई ये कहानी तो, नहीं आई तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। और हाँ, एक कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मेरा हौसला बना रहे, मैं आपके लिए कहानी बनाता रहूँ। अगर पसंद आई तो करना, अदरवाइज मत करना।